हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मेरे सैया साइको। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग को वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि वो वांग जी को उसके घर छोड़ आया था। वहीं जांग जैन और लान सिचन दोनों बहुत अच्छे रिलेशन में आ चुके थे और दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। वहीं विंग वांग जी के घर पहुंचता है जहां अभी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। वहीं वांग जी जो कि अपनी शिजे से मिलकर काफ़ी खुश था। यान ली पहले तो वांग जी को वहां देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी, लेकिन फिर बाद में उसने वांग जी को बहुत टाइटली हक कर लिया था और वांग जी और उसने वांग जी से सब कुछ पूछा था कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। लेकिन वांग जी ने यानली को ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि विंग ने उसे मना किया था और वांग जी जिसे इन टाइम में विंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और वो विंग की हर एक बात मानता था और उसने ये बात भी विंग की मान ली थी और यानली को कुछ भी नहीं बताया था विंग के बारे में। वांग जी जो कि अभी अपने रूम में लेटा हुआ था, उसे यानली सुला रही थी। वांग जी यानली को देखकर कहता है शीजिए, जिस पर यानली वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहती है बोलो अजान, जिस पर वांग जी यानली को उसकी वेस्ट से टाइटली हक कर लेता है और फिर उससे कहता है शीजिए, आपको पता है, जिस पर यानली कहती है क्या वांग जी, जिस पर वांग जी कहता है शीजिए, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये सुनते ही यानली हल्का सा हंसती है और फिर से वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी भी यानली को हक करके वहीं आराम से सो जाता है। थोड़ी देर में यानली वांग जी के बेड से उठती है और सीधा अपने रूम में जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। यानली बड़े ही सुकून से यानली अपने रूम में जाकर अपने बेड पर आराम से लेट जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसकी आंखों के सामने यांग का फेस आता है। हालांकि यानली ने यांग से ब्रेकअप तो कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं ये कसर थी। वो यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन अपने भाइयों की टेंशन में उसने यांग से ब्रेकअप कर लिया था और अब वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अफसोस यांग उससे बात ही नहीं कर रही थी। ना ही वो उसे कॉलेज में मिलती थी, ना ही वो उसके फ़ोन को उठा रही थी। उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। दोनों के बीच में उस दिन के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। यानली और यांग एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो चुके थे और वहीं वांग जीजू के अपने रूम में आराम से सो रहा था, बिल्कुल किसी क्यूट बेबी की तरह। तभी उसके रूम में खिड़की से कोई एंटर करता है। वांग जी तो बड़े ही सुकून से बिना किसी चिंता के सो रहा था। तभी एक परछाई वांग जी के बिल्कुल करीब आती है और वांग जी के उन सल्की बालों में अपने हाथों को फिराने लगती है। वांग जी भी थोड़ा कसमसाता है क्योंकि ये खुशबू उसके लिए काफ़ी जानी पहचानी थी। आखिर एक हफ्ते तक वो इसी खुशबू वाले पर्सन के साथ तो रहा था ना। हाँ, उसके पास विंग था। विंग जो कि खिड़की से वांग जी के रूम में आया था क्योंकि उसे वांग जी की बहुत याद आ रही थी। वो वांग जी के उस बेबी फेस को देखता है जहाँ वांग जी काफ़ी क्यूट लग रहा था। विंग उसके उन चिक्स को देखता है, हल्का सा पुल करता है और विंग की इस तरीके से पुल करने से वांग जी के वो फ्लपी लिप्स हल्के से ओपन हो जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और वांग जी लीगली उसका हस्बैंड था और ये बात खुद वांग जी को भी नहीं पता थी कि उसने विंग से शादी कर ली है। विंग हल्का सा झुकता है और वांग जी के उन फ्लपी लिप्स को टेस्ट करने के बारे में सोचता है, जिसे वो टेस्ट करने के लिए बहुत बेताब था। आखिर इतने टाइम से उसने खुद को रोक कर जो रखा था। वांग जी के उन लिप्स को देखकर भी विंग खुद को रोक रहा था क्योंकि विंग वांग जी को डराना नहीं चाहता था वांग जी की मेंटल कंडीशन की वजह से। लेकिन अब वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। नीचे झुकता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उसे
बहुत ही प्यार से स्वीटली किस करने लगता है, क्योंकि वो हांगजी की नींद खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन किस करते करते विंग कब वांग जी को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। उनका किस सॉफ्ट से कब पैशनेट में चेंज हो जाता है विंग को पता ही नहीं चलता, और वो अनजाने में वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बेड पर प्रेस करता है और उसे किस करने लगता है। वहीं वांग जी जिसे फील होता है कि कोई उसके लिप्स को बहुत ही ब्रूटली सक कर रहा है, बाइट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, वांग जी अपनी उन आँखों को खोल लेता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब वो किसी को खुद को ऐसे करीब देखता है। वांग जी को नहीं पता था उसके साथ क्या हो रहा है। वांग जी छूटने की कोशिश करता है लेकिन विंग उसे नहीं छोड़ता। वांग जी हिलने की कोशिश करता है, विंग अपनी बॉडी से वांग जी की बॉडी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है और उसे तब तक किस करता है जब तक विंग खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता। विंग जैसे ही वांग जी को छोड़ता है, वांग जी पूरी तरीके से हाफने लगता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, उसके हेयर पूरी तरीके से मैसी हो चुके थे, वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे और वो विंग को अपनी उन आंसू भरी आंखों से देखने लगता है। विंग जो अभी भी अपनी उन डार्क आइज से बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी अचानक जोर जोर से रोने लगता है, रोते हुए कहता है, ये आपने क्या किया? सही है, ये आपने बहुत बुरा किया, आपने वांग जी के लिप्स को खा लिया। वांग जी अब क्या करेगा? वांग जी कैसे खाना खाएगा? वांग जी के लिप्स, आपने वांग जी को हर्ट किया। और ये बोलकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से, लिटरली बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। विंग जब उसकी इतनी तेज़ रोने की आवाज़ सुनता है तो वो सोचता है कि अगर ये ऐसे ही रोता रहा तो पक्का इसकी शीजे यहाँ पर आ जाएगी। जो सोचकर विंग जल्दी से वांग जी के मुंह पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन तब तक याले उठ चुकी थी। वो वांग जी के डोर पर आकर नॉक करने लगती है। ये देखकर विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी अभी भी सुबकते हुए विंग को देख रहा था। ये देखकर विंग कहता है, चुप करो लांजान। जिस पर वांग जी सुबकते हुए कहता, आपने वांग जी को, जिस पर विंग उसके मुंह पर अपने हाथ को रखकर कहता है, चुप करो और अब रोना बंद करो और चुपचाप जाकर दरवाज़ा खोलो, और खबरदार जब तुमने अपनी शीजे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो। जिस पर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन विंग फिर उसे गुस्से से देखकर कहता है, अगर तुमने अपनी शीजे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं फिर से तुम्हारे इन लिप्स को बाइट कर लूँगा। सोच लो, फिर तुम्हारे पास तुम्हारे लिप्स नहीं रहेंगे, मैं इन्हें पूरी तरीके से खा जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी और भी ज़्यादा डर जाता है। विंग उसे डराते हुए कहता है, और हाँ, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया, तुम चिल्लाए या रोए या फिर अपनी शीजे को कोई भी कंप्लेन की, मेरे बारे में हल्का सा भी कुछ बताया, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा लांजान। ये सुनते ही वांग जी की आंखें और बड़ी हो जाती है। विंग फिर से कहता है, और मैं तुम्हें तुम्हारी शीजे से दूर लेकर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, जैसे मैं तुम्हें लेकर गया था, और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ये सुनते ही वांग जी सुबकने लगता है। जिस पर विंग कहता है, अगर तुम शीजे को कुछ नहीं बताओगे तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये सुनते ही वांग जी कहता है, पक्का? जिस पर विंग कहता है, पक्का। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी बिल्कुल नहीं बताएगा, वांग जी शीजे को कुछ नहीं बताएगा, पर प्लीज वांग जी के लिप्स को मत खाना। जिस पर विंग हल्के से स्माइल करके कहता है, बिल्कुल। फिर वांग जी उठता है। विंग उसके ऊपर से ऑलरेडी उठ चुका था। वांग जी उठता है, अपने उन लिप्स को क्लीन करता है, लिटरली बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वांग जी को लग रहा था कि उसके लिप्स तो ऑलरेडी विंग खा चुका है, तब तो वो क्लीन कर ही सकता है। विंग वहीं वॉशरूम में छुप जाता है। वांग जी दरवाज़ा खोलता है और यानली को देखता है। यानली काफ़ी परेशान थी। वांग जी की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर यानली सीधा वांग जी को हक कर लेती है। यानली वांग जी को हक करके वांग जी से पूछती है, लांसान क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? क्या कुछ है? बताओ मुझे, शीजी को बताओ, कुछ हुआ है वांग जी?
और ये बोलकर वो वांग जी को चेक करने लगती है। फिर वो रूम के अंदर झांकती है, रूम खाली था। ये देखकर यानली फिर से वांग जी की तरफ देखती। वांग जी यानली को हक करके कहता है, शिजी। वांग जी ने पूरा सपना देखा, इसलिए वांग जी डर गया था। शिजी, वांग जी बस डर गया था। ये सुनकर यानली कहते हैं, ओ तो तुम डर गए थे? जिस पर वांग जी कहता है, शिजी, वांग जी बस डर गया था और कुछ नहीं। शिजी, आप अब जाओ, आप सो जाओ, बहुत बहुत रात होगी शिजी। जिस पर यानी वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, ओह मेरा वांग जी कितना बड़ा हो गया है। जिस पर वांग जी कहता है, वांग जी बहुत बड़ा हो गया है। और ये बोलकर वांग जी हल्की सी स्माइल करता है। यानली वांग जी के फॉरहेड पर किस करती है, वांग जी को फिर से बेड पर आराम से सुलाती है। फिर रूम से बाहर चली जाती है। वांग जी यानली के सामने अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि वो लिटरली सो गया हो। और यानली के जाते ही वांग जी अपनी आंखों को खोलता है, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत क्यूटली। तभी उसके कानों में फिर से विंग की आवाज़ आती है, काफ़ी क्यूट हो तुम। ये सुनते ही वांग जी की आंखें एकदम से खुल जाती है। वो विंग की तरफ देखता है, जो कि वॉशरूम के डोर से लगकर बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। ये देखकर वांग जी कहता है, आप जाओ जाओ सैया जी, जाओ। जिस पर विंग कहता है, तो मैं जाऊँ? जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग उसके पास आकर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी उससे थोड़ा दूर होता है, लेकिन विंग उसे खींचकर बिल्कुल अपनी लैप में बैठा लेता है। वांग जी विंग को बहुत हैरानी से देख रहा था। जिस पर विंग कहता है, लान तुम कितने साल के हो? जिस पर वांग जी कहता है, 4 year old। जिस पर विंग कहता है, अगर तुम 4 year के हो तो तुम ऐसे बैठ सकते हो ना? जिस पर वांग जी कुछ सोच के कहता है, बिल्कुल। इस पर विंग उसके चिक्स पर किस करता है। वांग जी फिर से उसे क्लीन करता है। विंग फिर से किस करता है। वांग जी फिर से क्लीन करता है। विंग फिर से क्लीन करता है, किस करता है। वांग जी जैसे दोबारा क्लीन करने वाला होता है, विंग उसके हाथों को पकड़ कर कहता है, बस करो। जिस पर वांग जी पाउट बना लेता है। विंग कहता है, पाउट मत बनाया करो, बहुत क्यूट लगते हो। जिस पर वांग जी मुँह फुला लेता है। ये देखकर विंग उसे टाइटली हक कर लेता है। वांग जी उनसे पूछता है, अब आप ये क्या कर रहे हो? जिस पर विंग कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, सोचो तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये सुनते ही वांग जी कहता है, आप मुझे मिस कर रहे थे बहुत ज़्यादा? जिस पर विंग कहता है, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जिस पर वांग जी कहता है, कितना सारा? जिस पर विंग उसे और भी टाइटली हक करके कहता है, बहुत ज़्यादा। मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। ये सुनते ही वांग जी विंग को भी हक कर लेता है। जिस पर विंग कहता है, तुमने मुझे मिस किया? जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। जिस पर विंग कहता है, मुझे पता है तुमने बिल्कुल नहीं किया होगा ना, तुम तो अपनी शीचे के साथ बहुत बिजी हो गए। जिस पर वांग जी हंसने लगता है। वही विंग उसके उन चिक्स को पुल करके कहता है, अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, काफ़ी थक गए हो। जिस पर वांग जी विंग को देख कर कहता है, आप वापस जा रहे हो सैया जी? आप अपने घर जा रहे हो? जिस पर विंग कहता है, मैं और कहाँ जाऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ तो रह नहीं सकता। जिस पर वांग जी कहता है, अब रह लो, आपको पता है शिजी बहुत अच्छी है, शिजी आपको यहाँ रहने की परमिशन दे देगी, आप शिजी से बात करो। जिस पर वांग जी कहता है, मैं ट्राई करूँगा। फिर वो वांग जी को आराम से बेड पर सुलाता है। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। जिस पर विंग वांग जी के पास ही लेट जाता है। वांग जी टाइटली विंग को हक कर लेता है, जैसे वो पहले हक करता था, और विंग उसके बालों को सहलाने लगता है। वहीं वांग जी अपने सर को विंग की चेस्ट पर रख लेता है और विंग उसके बालों को बस सहलाता रहता है। थोड़ी देर में उसे वांग जी की धीमी सांसें सुनाई देती है। समझ जाता है कि वांग जी सो चुका है काफ़ी गहरी नींद में। विंग धीरे से उसे आराम से बेड पर लेटाता है, उसके सर को पिलो पर रखता है और फिर वांग जी को ब्लैंकेट से कवर करके खिड़की से जंप करके बाहर चला जाता है। विंग खिड़की से बाहर आता है और वो एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी नज़र एक और कार पर जाती है।
वो देखता है उस कार में यांग यांग मौजूद थी, जो कि कार से बाहर निकलकर बस यानली के उस रूम की तरफ एकटक देखे जा रही थी। ये देखकर विंग बस उसकी तरफ देखता है। हालांकि विंग अब वांग जी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अपनी बहन की फीलिंग समझ सकता था, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ऑलरेडी वो उसका ब्रेकअप करा चुके थे और अब दोबारा पैचअप कराना शायद बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए वो बस यांग को वहीं छोड़ देता है। विंग वहाँ से जाने लगता है, तभी वो देखता है कि यांग यांग भी अपनी कार में बैठ चुकी है, वहाँ से जा रही है। विंग को समझ नहीं आता कि यांग यांग क्यों जा रही है। विंग भी फिर वहाँ से चला जाता है बिना ये जाने कि खिड़की के पास से यानली विंग को जाते हुए देख रही थी और यांग यांग ने यानली को देख लिया था, इसलिए वो खुद भी कार में बैठ कर जा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यानली उसे देखे और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यानली देखती है कि विंग यानी कि कोई और पर्सन यहाँ आया है और वो किस तरीके से उसके घर से निकला है। यानली समझ जाती है कि ये पर्सन वही है जो वांग जी को लेकर गया था और ये वांग जी से ही मिलने आया था। ये देखकर यानली को वांग जी के लिए काफ़ी चिंता होती है। वो कुछ सोचकर अपने एक फ्रेंड से कांटेक्ट करती है ताकि वो वांग जी की फिर से हेल्थ कंडीशन की जांच करा सके, क्योंकि वांग जी की कंडीशन धीरे धीरे शायद इम्प्रूव हो रही थी और वो वांग जी को ठीक कराना चाहती थी। वांग जी की जो एज थी वो धीरे धीरे वापस सेम एज में आने वाली थी, इसलिए वो वांग जी की जांच कराना चाहती थी। वांग जी को 2 साल हो गए थे इस कंडीशन में रहते हुए। वांग जी की मेंटल कंडीशन ऐसी क्यों हुई ये बात यानली को खुद नहीं पता, क्योंकि उसे वांग जी सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिला था। उसे नहीं पता वांग जी के साथ क्या हुआ कि वांग जी इस तरीके से हो गया, और वो इस बारे में वांग जी से पूछ भी नहीं पाई क्योंकि वांग जी सब कुछ भूल चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग सीधा अपने घर आता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और वो ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। विंग हर रात वांग जी से मिलने के लिए जाता और फिर वो अपने घर आ जाता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वहीं जांग चैन ने लाल सेचैन को भी छोड़ दिया था। लाल सेचैन जब अपने घर आए थे, यानली उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुई थी। लाल सेचैन भी अपनी शीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, लेकिन वो अपना अल्फ़ा मार्क छुपा रहे थे, जो कि उनके अल्फ़ा ने उन्हें मार्क कर दिया था। लाल सेचैन ने भी जांग चैन को मार्क कर दिया था और जांग चैन भी अपने उस मार्क को छुपाए घूम रहा था, लेकिन वो अपनी सेंट का क्या कर सकता था जो कि चेंज हो चुके थे। और ये चीज़ विंग और यांग दोनों ने फील कर ली थी, समझ चुके थे कि जांग चैन पक्का किसी ओमेगा से मार्क हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ यानली को भी लाल सेचैन के सेंट में चेंज फील हुआ था, लेकिन उससे लाल सेचैन से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वहीं लाल सेचैन यानली काफ़ी ज़्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों ब्रदर सिस्टर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहता है। उन तीनों की लाइफ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जहां लाल सेचैन और जांग चैन अब एक रिलेशनशिप में आ चुके थे, दोनों अक्सर मिलते रहते थे, दोनों के बीच काफ़ी बातें होती थी। वहीं वांग जी भी विंग भी वांग जी से मिलने लगा था हर बार। और वहीं इस चीज़ से एक और चीज़ चेंज हुई थी, और वो थी वांग जी की कंडीशन। वांग जी धीरे धीरे और भी बैड कंडीशन में जा रहा था और इस बारे में यानली को पता चल रहा था। वांग जी जो कि पहले इम्प्रूव कर रहा था, अब वो इम्प्रूव करना बंद कर चुका था, बल्कि उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांग जी कभी भी रात को ज़ोर से चिल्लाने लगता, कभी भी वो नींद में उठ जाता, कभी वांग जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता, तो कभी वांग जी बहुत ज़्यादा रोता, कभी वांग जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। वांग जी 2-3 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुका था और ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे। इन 2 महीनों में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। वहीं अब इनके एग्ज़ाम्स भी हो चुके थे और अब इनका कॉलेज का नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका था, जो कि इनका फाइनल ईयर था और ये अपने फाइनल ईयर में आ चुके थे। यानली ने अपना जो स्कूल था, अपना कॉलेज था, चेंज करा लिया था। वो दूसरे कॉलेज में एज अ प्रोफेसर लग चुकी थी। यानली ने इतनी जल्दी चेंज कराया था कि प्रोफेसर को कुछ समझ में तो नहीं आया प्रिंसिपल को, लेकिन फिर उन्होंने कर दिया, क्योंकि इसके लिए एक और रिक्वेस्ट भी आई थी जो कि भी फैमिली से आई थी कि यानली को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली थी। और वहीं
इन सब में माफिया में भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। पूरा माफिया वर्ल्ड हिल चुका था, या यूँ कहें विंग अब एक नेक्स्ट माफिया किंग बन चुका था। लेकिन इन सब में एक और चीज़ हुई थी, वो थी माफिया की सबसे बड़ी बैटल स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ा माफिया चूज़ किया जाता था, यानी कि माफिया किंग। और इस माफिया किंग के बैटल में सभी माफिया एक दूसरे से फाइट करते थे। और इस फाइट में विंग यानी कि वी फैमिली सबसे आगे थी, क्योंकि वी फैमिली में ऑलरेडी एक माफिया किंग था और वो विंग के फादर हैं। और विंग के फादर अपनी पोजीशन किसको देंगे, ये चीज़ डिसाइड की जाएगी। विंग के फादर इस माफिया किंग की फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे। वो अपनी वाइफ को लेकर एक बहुत ही लॉन्ग ट्रिप पर जा चुके थे, अपने इन तीनों शैतान बच्चों को एक जगह छोड़कर। हालांकि मैडम वी तो नहीं चाहती थी, कांग्से सर बिल्कुल नहीं चाहती थी अपने बच्चों को छोड़ना, लेकिन वी चंगसे ने उन्हें बहुत ज़्यादा मनाया था, लिटरली बहुत ज़्यादा। कांग्से सर जो कि अपने कपड़े पैक कर रही थी, वो बच्चों को हिदायत देते हुए कहती है विंग, जिस पर विंग अपनी मदर की तरफ देखता है। कांग्से सर कहते हैं विंग तुम इन दोनों पर पूरी तरीके से नज़र रखोगे, ये दोनों कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे, और हाँ तुम भी कुछ नहीं करोगे। खुद को इतना ज़्यादा इंजर्ड भी मत कर लेना, अच्छे से काम करना, कोई भी बाहर की चीज़ें मत खाना, जितना हो सके उतना घर का खाना खाना, और अपना ध्यान रखना, बीमार बिल्कुल मत होना, बारिश में मत भीगना, ये मत करना वो मत करना। मैडम वी जानने से पहले उन तीनों को इतनी सारी हिदायत देती है कि वो तीनों बस अपने सर को झुकाकर अपनी मदर की हर एक बात, हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। हर बार उनकी गर्दन बस हाँ में हिलती, जैसे कि कह रहे हो ओके मदर, बस और कुछ। और ऐसे ही वो लोग अपनी मदर की हर एक हिदायत मानते हैं। वहीं विचांग से जांगचेन और बाकी सबको भी और भी ज़्यादा हिदायत देते हैं। जांगचेन जो कि अपने फादर के साथ ही था, अभी बिजनेस वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जिसमें नंबर 1 बिजनेसमैन चूज़ किया जाने वाला था और नंबर 1 कंपनी भी। और इसमें एक बहुत बड़ा बैंक्वेट होने वाला था, जिसमें लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ मैस होने वाला था। इसलिए वो जांगचेन को भी हिदायत देते हैं कि जांगचेन बहुत अच्छे से काम करे। जांगचेन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क था। वहीं सब में सबसे बुरी कंडीशन यांगन की हो चुकी थी, क्योंकि उसे इन दोनों भाइयों को इक्वली ट्रीट करना था। दोनों की वो पर्सनल असिस्टेंट थी। उसने अपने फादर से कहा भी कि क्यों ना वो जांगचेन के लिए शुयांग को उसका पर्सनल असिस्टेंट बना दे, वो विंग की पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगी। लेकिन उसके फादर ने उसे साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। ये ट्रस्ट सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर पर ही करने वाले थे। इसलिए वो शुयांग को जांगचेन का सेकंड असिस्टेंट बना देते हैं। हालांकि शुयांग जांगचेन के लिए ही काम करने वाला था, लेकिन उसके कुछ पर्सनल काम शुयांग नहीं कर सकता था। और ऐसे ही उनके फादर और मदर अपनी बहुत लंबी ट्रिप पर निकल जाते हैं, जो कि वो इतनी जल्दी तो वापस आने वाले नहीं थे। वहीं विंग जो कि अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग ने वांग जी को एक फ़ोन दिया था, और वो फ़ोन वांग जी हमेशा हाइड करके रखते थे। वांग जी विंग को फ़ोन करता है। विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है, वांग जी से वीडियो कॉल कर रहा था। विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी पाउट बनाकर बैठा हुआ था। ये देखकर विंग पूछता है क्या हुआ मेरे बेबी को, बताओ आखिर इतना बड़ा पाउच क्यों बना रखा है। ये सुनते ही वांग जी बहुत ही क्यूटली बोलता है, आपको पता है सिया जी, शीजिए मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेके गई। आपको पता है उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सिरिंज लगा दी। लगता है वांग जी को बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी को बहुत पेन हो रहा है, और आपको पता है उसने इतनी सारी मेडिसिन दी है। वांग जी को मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी को आपके पास जाना है। शीजिए हर रोज़ वांग जी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आपको पता है डॉक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिस पर वहीं कहता है पर लानसान तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना, ये तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। इस पर वांग जी कहता है लेकिन वांग जी को आपके पास रहना है। इस पर वहीं कहता है तुम मेरे पास रह सकते हो लानसान, मैंने कब मना किया।
लेकिन अभी तुम्हें ठीक होना होगा ना। जिस पर वांग जी पाउट बनाता है। विंग कहता है इस तरीके से मत करो लांजान। इस पर वांग जी कहता है आप आज मुझसे मिलने आओगे। जिस पर विंग कहता है ऑफ कोर्स, अगर मेरा बेबी चाहता है तो मैं ज़रूर उससे मिलने आऊँगा। ये सुनकर वांग जी काफ़ी खुश हो जाता है। तभी विंग के डोर पर नॉक होता है। विंग वांग जी से कहता है बेबी मैं बाद में बात करता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है पक्का। जिस पर विंग कहता है ऑफ कोर्स जान, और ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। फिर वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए ऑर्डर देता है। कमेंट बोलता है, दरवाज़ा खोलता है और एक लेडी अंदर आती है जो कि विंग को कुछ फाइलें देती है। विंग उन फाइलों को पढ़ने लगता है और फिर उन फाइलों को पढ़ने के बाद विंग उससे पूछता है क्या इन फाइलों को यंग ने चेक किया है। जिस पर वो लेडी नाम में सर हिलाती है। जिस पर विंग अपनी आंखें छोटी कर लेता है, जो देखकर वो लेडी कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए सर, लेकिन मिस तो आज ऑफिस आई ही नहीं है। ये सुनते ही विंग पूछता है क्यों। जिस पर वो बताती है कि एक डील की वजह से वो किसी और से मिलने गई है। ये सुनकर विंग बस हाँ बोलता है और फिर उसके बाद अपने काम को करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यानली को देखते हैं जो कि वांग जी को मेडिसिन खिला रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था, लेकिन फिर यानली के ज़्यादा प्रेशर देने पर वांग जी उन मेडिसिन को खा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जांग चैन को देखते हैं जिसके ऑफिस में लान से चैन थी, जो कि अब वहीं काम करने लगे थे क्योंकि वो यानली को सपोर्ट करना चाहते थे। यानली तो मना कर दिया था, लेकिन लान से चैन ने फोर्सफुली इस ऑफिस में ज्वाइनिंग ली थी और इसका सबसे बड़ा रीज़न था जांग चैन। लान से चैन जांग चैन से कहते हैं आचिंग तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर आचिंग उन्हें किस करते हुए कहता है कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। ये सुनकर लान से चैन जिस पर लान से चैन कहते हैं आचिंग तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हें पता है कल तुम्हारी वजह से मैंने उन मार्क्स को छुपाया, अगर शीजे देख लेती तो मैं क्या जवाब देता। जिस पर लान से चैन बस जांग चैन को घूर कर देखते हैं। उन दोनों के बीच अभी ये सब चल ही रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ये देखकर जांग चैन कहता है अब कौन है। जिस पर लान से चैन अपने कपड़ों को ठीक करके कहता है चुपचाप देखो, और ये बोलकर वो अपनी फाइल को उठाकर जाने लगता है। तभी दरवाज़ा खोलता है और शुयांग अंदर आता है। शुयांग को देखकर लान से चैन गहरी सांस लेते हैं। वहीं शुयांग कहता है ओह सॉरी, लगता है मैं गलत मोमेंट पर आ गया, और ये बोलकर वो एक स्माइल देते हैं, वो भी टीजिंग वाली। ये देखकर लांस जांग चैन उसकी तरफ एक बॉल फेंक कर कहता है तुम्हें देख कर आना चाहिए था ना। जिस पर शुयांग कहता है अब मैं क्या करूँ, तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हें कुछ फाइलें देने आया था, और उसके बाद तुम अपना ये कंटिन्यू कर सकते हो। और ये बोलकर वो उन फाइलों को रख कर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही जांग चैन फिर से लान से चैन को उसके वेस्ट से अपने करीब कर लेता है। ये देखकर लान से चैन कहता है जांग चैन बस करो। जिस पर जांग चैन कहता है क्यों। जिस पर लान से चैन कहता है क्यों का क्या मतलब है, देखो ये ऑफिस टाइम है और मुझे अभी काम करना है, और मैं तुम्हारा पर्सनल वाइफ नहीं हूँ। जिस पर लान से चैन कहता है तो फिर तुम क्या हो। जिस पर लान से चैन उसके पैर पर अपने पैर को मारकर कहते हैं मैं तुम्हारे इस ऑफिस में काम करने वाला तुम्हारा एक एम्प्लॉय हूँ, इसीलिए अपनी हद में रहो। और यह बोलकर वो उसके हाथ को हटा देते हैं। जिस पर जांग चैन कहता है तुम ये क्यों कर रहे हो। इस पर लान से चैन कहता है क्योंकि तुम एक नंबर के गधे हो, जाओ और शीजे से बात करो हमारे बारे में। जिस पर जांग चैन कहता है मैं तुम्हारी शीजे से कैसे बात करूं, तुम तो जानते हो ना तुम्हारी शीजे हैं। जिस पर लान से चैन उसे घूर कर देखते हैं। जिस पर जांग चैन कहता है काफ़ी स्वीट है, पर मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है उनसे बात करते वक्त। जिस पर लान से चैन उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है। जिस पर जांग चैन कहता है हे ऐसा मत देखो, अब मैं क्या करूं, तुम्हारी शीजे से बात करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ है। ये सुनकर लान से चैन को याद आता है और वो कहता है अरे हाँ मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। जिस पर
यांगचन पूछता है किस बारे में, जिस पर लांसुचन पूछता है कि तुम उनका फिर से पैचअप करा सकते हो। ये सुनते ही यांगचन पूछता है क्यों, जिस पर लांसुचन कहता है क्योंकि शिची बहुत ज़्यादा सैड रहती है। मुझे पता है वो थोड़ा वांग जी की वजह से भी रहती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सैड रहने लगी है। पहले वो थोड़ा हैप्पी रहती थी, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा सैड हो गई है। क्यों ना तुम उनका फिर से पैचअप करा दो। इस पर यांगचन कहता है तुम्हें इतना ईजी लगता है, जिस पर लांसुचन उसे देखते हैं, जिस पर यांगचन कहता है उनका ब्रेकअप कराने के लिए हमने तुम्हारा किडनैप किया था। सोचो पैचअप कराने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस बारे में भूल ही जाओ। ये सुनकर लांसुचन बस यांगचन को देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते थे पैचअप इतना इजीली तो नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो कि अभी एक डील के लिए जा रहा था, थोड़ी ज़रूरी थी, इसलिए विंग बहुत ही फास्टली अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि यानली के साथ था, अभी वो डॉक्टर के लिए आए थे और यानली वांग जी को दिखाकर वापस घर लेकर जा रही थी। और वांग जी, जो कि काफ़ी उछलते हुए यानली से बातें करते हुए चल रहा था, उसके हाथ में कॉटन कैंडी थी और एक हाथ में तांगुलो था, और उसने उसी हाथ से यानली के हाथ को पकड़ा हुआ था जिसमें उसने तांगुलो ले रखा था। वांग जी बात करते हुए यानली के साथ चल रहा था। वांग जी, जो कि उछलते हुए चल रहा था, यानली भी उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। उसके हाथ में एक हाथ में सामान भी था। तभी यानली को एक शॉप दिखती है, उसे याद आता है उसे कुछ और भी लेना था, इसलिए यानली वांग जी से कहती है वांग जी मुझे वो सामान लेना है और उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तुम घर चले जाओगे। जिस पर वांग जी यानली की तरफ देखता है। यानली कहती है तुम्हें याद है ना, यहाँ से सीधा सीधा ही जाना है। जिस पर वांग जी कहता है याद है शिजी। जिस पर यानली कहती है तो तुम अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सीधे सीधे घर चले जाओ, ओके। और फिर वो उसके हाथ में की दे देती है, जो कि घर की थी। देखकर वांग जी उछलते हुए वहाँ से चला जाता है। यानली बस वांग जी को देख रही थी, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो जाकर उस शॉप से सामान लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी वांग जी को एक पपी की आवाज़ आती है, जो कि शायद रो रहा था। वांग जी उस तरफ देखता है और वो उस तरफ जाने लगता है। वांग जी देखता है कि एक छोटा सा पपी कहीं फंस चुका था किन्हीं झाड़ियों में। वांग जी बड़े ही आराम से उसे बाहर निकालता है। वांग जी के हाथों पर कुछ चोट लग जाती है, कुछ खरोंचे जो कि उस पपी को निकालते वक्त लगी थी। वांग जी उस पपी को निकाल कर साइड में बैठाता है। वो पपी वांग जी के तांगुलों को चाटने लगता है। ये देखकर वांग जी उसे पूरा तांगुलो दे देता है। वो पपी बड़े ही आराम से उस तांगुलों को खाने लगता है। ये देखकर वांग जी कहता है तुम्हें ये पसंद है पपी। जिस पर वो पपी बस उस तांगुलों को चाट रहा था और अपने उन पूँछों को हिला रहा था। पपी काफ़ी छोटा था। वांग जी उसे वहीं साइड में बैठा देता है। तभी वांग जी को कुछ आवाज़ आती है। वांग जी उस तरफ देखता है, तभी उसे एक कार दिखती है जिसमें उसे विंग बैठा हुआ दिखता है। ये देखकर वांग जी जोर से चिल्लाता है सैया जी। अरे बोलकर वांग जी विंग की तरफ जाने लगता है। विंग जो कि कार से जा रहा था, वांग जी भी विंग का पीछा करने लगता है। वो भाग रहा था, लेकिन विंग कार में था, इसलिए वांग जी उसके पीछे नहीं जा पाता। और तभी वो देखता है विंग की कार रुक चुकी है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली विंग से मिल पाएगा, क्योंकि 2 दिन हो गए थे वांग जी विंग से नहीं मिल पाया था। जब उसने विंग से वीडियो कॉल पर बात की थी, उसके बाद विंग रात को उससे मिलने ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद विंग 2 दिन से उससे मिलने नहीं आया, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। वांग जी इनकी तरफ जाने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए वो दौड़ते हुए जा रहा था। तभी वांग जी के कानों में बहुत ज़ोर की आवाज़ जाती है। वांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल रुक जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग की जो कार थी, उसके सामने का मिरर अचानक से टूट जाता है। वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है। वांग जी ज़ोर से चलाता है सैया जी, लेकिन वो गोली और भी टाइटली और भी बहुत ज़ोर से चलती है और विंग के जितने भी कार के शीशे थे सारे टूट चुके थे। वांग जी अपने कान पर हाथ रख लेता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। वांग जी की आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी, उसके हाथ से कॉटन कैंडी गिर चुकी थी, आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो पपी भी ज़ोर से चिल्लाकर वहाँ से भाग चुका था। वांग जी वहीं बस ये नज़ारा देख रहा था। अचानक विंग
अपनी कार से बाहर आता है और सामने मौजूद उन 2 पर्सन्स को जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी उन्हें वहीं शूट कर देता है। वांग जी ये सब अपनी उन आँखों से देख रहा था। वांग जी की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं, उन्हें मत मारो, उन्हें मत मारो, उन्हें छोड़ दो। और ये बोलते हुए वांग जी आगे की तरफ भागने लगता है। विंग जो कि इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर था कि यहाँ पर वांग जी हो सकता है। विंग तो बस अपने काम को कर रहा था। विंग उन लोगों को बहुत ही ब्रूटली वहीं मार देता है। तभी विंग की तरफ 2-3 और लोग आने लगते हैं। विंग उन्हें भी वहीं मार देता है। तभी विंग के गन में गोली ख़त्म हो जाती है। विंग एक बहुत बड़ी राइफ़ल निकालता है और उन्हें शूट करने लगता है। वांग जी तब तक इनके पास पहुंच जाता है। वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, नहीं, ये मत करो, प्लीज़ प्लीज़, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, सब मत करो। वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी विंग अचानक से पलटकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के पीछे 2 लोग और मौजूद थे जो कि वांग जी को शूट करने वाले थे। ये देखकर विंग जल्दी से उन्हें शूट करता है। वांग जी को अपने करीब खींचता है। वांग जी जो कि इस चीज़ से पूरी तरीके से ट्रॉमाटाइज हो चुका था, वो अपने कानों पर, आँखों पर कभी हाथ रख रहा था, कभी कान पर, कभी आँख पर, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, प्लीज़ उन्हें मत मारो, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, प्लीज़ उनके साथ ऐसा मत करो। वहीं ये देखकर विंग ज़ोर से चिल्लाता है, लांसान, लांसान, बेबी होश में आओ। लेकिन हम अभी भी बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। उसने विंग को बहुत ही टाइटली उसके कपड़ों से पकड़ लिया था। तभी विंग के कार का डोर खुलता है। वहाँ से यांग बाहर निकलती है। वो देखती है कि वांग जी, जिसे वो जानती है ये यानली का भाई है, वो विंग की बाहों में है। तभी विंग चिल्ला रहा था, बेबी होश में आओ, लांसान, बच्चा क्या कर रहे हो तुम। वहीं ये सुनकर यांग थोड़ी शॉक होती है। लेकिन तभी वो देखती हैं कि विंग के पीछे और भी लोग हैं। विंग जो कि वांग जी को संभालने में इतना बिजी हो गया था कि उसने ध्यान नहीं दिया। वो उन लोगों को वहीं ठिकाने लगाती है। इनको कहती है, गगा कार में बैठिए, जिस पर विंग वांग जी को उसकी आर्म्स में कैरी करता है, अपनी बाहों में उठाता है, कार में बैठ जाता है। वांग जी अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अपने कानों पर हाथ रख रहा था, जैसे कि वांग जी किसी चीज़ से जूझ रहा हो। वांग जी को इस तरीके से देखकर विंग को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। यांग के कार का ड्राइवर ऑलरेडी मर चुका था, इसलिए वो उस ड्राइवर वाले डोर को ओपन करती है, ड्राइवर को एक किक करती है, कार से बाहर फेंकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो चुका था और अब उसे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। यांग कार को वापस टर्न करती है, क्योंकि यहाँ अभी भी खतरा था, लोग और भी आ सकते थे और अभी वो दोनों अकेले नहीं बल्कि वांग जी उनके साथ था। और भले ही उसके यांग का ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन फिर भी वो वांग जी की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकती। गाड़ी टर्न होती है और वो लोग सीधा हॉस्पिटल आते हैं। विंग को एक गोली लग चुकी थी, इसलिए विंग का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी था। उनका लैपटॉप भी टूट चुका था, उसमें भी एक गोली आर पार हो चुकी थी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पहले वो वांग जी को लेकर जाते हैं। डॉक्टर वांग जी को काम डाउन करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं। वही वांग जी जो कि अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में था, अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसके माथे पर ठंडा पसीना था, उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी थी और वांग जी ने अपनी उन कानों को बंद कर रखा था। जैसे इंजेक्शन लगता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी शांत होने लगती है। विंग अभी भी वांग जी की चिंता कर रहा था, उसे काम डाउन कर रहा था। यांग बस अपने भाई को देख रही थी, जो कि किसी की फिक्र कर रहा था। फर्स्ट टाइम उसने विंग की सॉफ्ट साइड देखी थी। हमेशा कोल्ड और हार्टलेस दिखने वाला विभूषण किसी के लिए इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। विंग वांग जी को अपनी उन बाहों से अलग ही नहीं करता, उसे अपने सीने से लगाए रखता है। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर वी, जिस पर विंग वांग जी को काम डाउन करते हुए कहता है, बच्चा शांत हो जाओ, देखो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। हंसान प्लीज़ काम डाउन, देखो डीप ब्रेथ लो बच्चा, सब ठीक है, काम डाउन, हाँ शांत हो जाओ बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। वांग जी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें वांग जी, कुछ भी नहीं होगा। और ये बोलकर विंग उसे और भी टाइटली हक कर लेता है। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर वी प्लीज़, लेकिन डॉक्टर इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि विंग का डर ही बहुत ज़्यादा था इस पूरे शहर में। डॉक्टर विंग को फिर से हंगरी से दूर करने की कोशिश करते हैं। तभी वांग जी चिल्ला कर कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरा बच्चा कितना ज़्यादा डर रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसे इस तरीके से छोड़कर, इसकी कंडीशन दिख नहीं रही है तुम्हें, इतना ज़्यादा डरा हुआ है मेरा लांसान। और ये बोलते हुए विंग बहुत ही गुस्से से उस डॉक्टर को देखने लगता है। डॉक्टर तो वही
अपने हार्ट को पकड़ लेता है, क्योंकि इनकी स्टेयर ही ऐसी थी कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा काँप चुका था। तभी यांग यांग विंग के पास जाती है, इनके शोल्डर पर हाथ रखकर कहती है गगा, जिस पर विंग उसकी तरफ भी बहुत ही गुस्से से देखता है। यांग यांग विंग को संभालते हुए कहती है गगा, अभी डॉक्टर को उसे चेक करने दीजिए। डॉक्टर उसको चेक कर लेता है, फिर उसके बाद वो आपको बता देगा कि वो ठीक है या नहीं। जिस पर कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे लानसान को कुछ। जिस पर यांग कहते हैं उसे कुछ नहीं होगा गगा, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम यही हैं। और ये बोलकर वो विंग को वहीं पास में एक चेयर पर बैठा देती है। डॉक्टर को कहती है इसका ट्रीटमेंट करो। जिस पर डॉक्टर उन्हें बाहर जाने के लिए कहने वाला था, लेकिन यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरे गगा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जो करना है यही करो। फिर वो विंग की गोली भी निकलवा देती है। वहीं पर विंग बस वांगची को देखे जा रहा था, बिना एनेस्थीसिया के विंग की गोली निकाल जाती है। इनके मुँह से एक आवाज़ भी नहीं निकलती, एक हल्की सी भी आवाज़ नहीं। और विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी जो कि बेहोशी में भी ठंडा पसीना आ रहा था, बड़बड़ाया जा रहा था। विंग समझ चुका था कि वांगजी बहुत ज़्यादा डर चुका है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे